गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तुम लोग का ये चैप्टर थोड़ा रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। होल चैप्टर नहीं है, इसलिए जितना पोर्शन इंक्लूड है सिलेबस में हम सिर्फ उतना ही पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारा टॉपिक ऐसे मतलब रिड्यूस किया हुआ है, तो जितना टॉपिक है उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे जेनेटिक्स क्या है एक्चुअली। देखो, जेनेटिक्स बेसिकली इट इज़ अ स्टडी ऑफ वेरिएशन, मतलब कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो वेरिएशन है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे जो वेरिएशन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसका जो डिटेल स्टडी है उसको बोला जाता है जेनेटिक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ वेरिएशंस एंड हाउ they are transferred from one generation to another, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, मतलब पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग तक कैसे वेरिएशन और कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसी को बोला जाता है जेनेटिक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स का फादर कौन है? जेनेटिक्स का फादर है ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ही जेनेटिक्स के बारे में रिसर्च किए थे, मतलब स्टडी वगैरह किए थे कि कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, डिटेल्स में स्टडी किए थे ग्रेगर जोहान मेंडल ने, इसलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है। तुम सिर्फ मेंडल भी बोल सकते हो, बुक में देखना सिर्फ मेंडल दिया रहेगा, लेकिन पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा रिसर्च वगैरह किया था उनके टाइम में, ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक है क्रोमोसोम्स एंड हेरिडिटी। देखो, बहुत सारा टॉपिक जेनेटिक्स में लेफ्ट आउट हो गया है सिलेबस में से, इसलिए थोड़ा पढ़ाने में भी मुझे थोड़ा अद्भुत लगेगा, क्योंकि एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज नहीं है। बहुत सारा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनने उसको रिड्यूस कर दिया है, तो सिलेबस में वो नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसीलिए जितना भी है उतना भी हम लोग पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक बहुत रिलेटेड है, तो एक को अगर एलिमिनेट किया जाएगा तो दूसरा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखो, क्रोमोसोम्स तो हम लोग पहले पढ़े हैं, क्रोमोसोम्स भी पढ़े, हेरिडिटी भी पढ़े, ठीक है। बेसिकली ये हेरिडिटी क्या है? ये हेरिडिटी है कि कैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ट्रेट्स है, वो ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ट्रेट्स वगैरह है, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है या कैसे ट्रांसमिशन होता है, उसको हेरिडिटी बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे हेरिडिटी के बारे में? ये बेसिकली हेरिडिटी का डेफिनेशन है कि इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, it is the transmission of traits from one generation to the other generation, इसको बोला जाता है हेरिडिटी, ठीक है। अच्छा, तो देखो, क्रोमोसोम्स की बात करें अगर, तो क्रोमोसोम्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है, लेकिन नंबर अलग अलग होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये क्रोमोसोम्स रहता है, लेकिन क्रोमोसोम्स नंबर वेरी करता है। एनिमल्स में रहता है अलग अलग, प्लांट्स में अलग अलग रहता है, हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग का बॉडी में क्रोमोसोम्स का नंबर अलग अलग है, ठीक है, लेकिन फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों को पता है कि अगर हम ह्यूमन्स का बात करें कि ह्यूमन्स बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स रहता है,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है 46, मतलब कितना 23 पेयर्स, 23 पेयर मतलब 46, ठीक है। उसके बाद अगर डॉग का बात करें, कुत्ते का बात करें, तो इसका बॉडी में कितना रहता है क्रोमोसोम्स 78। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ डॉग इक्वल टू 78, मतलब 39 पेयर्स, ठीक है। अच्छा अगर बात करें चिकन का अगर बात करें कितना क्रोमोसोम्स रहता है, इसका भी 78 डॉग के तरह, मतलब 39 पेयर्स, ठीक है। अगर आप मंकी का बात करें, मंकी, ठीक है, इसका रहता है 54 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 27 पेयर्स। तो देखो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम्स नंबर रहता है, लेकिन वो डिफर करता है, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम्स नंबर फिक्स रहता है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स जो है वो हमेशा पेयर में होगा। पेयर में मतलब क्या, देखो 23 पेयर, 39 पेयर, 39 पेयर, 27 पेयर, पेयर में होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर ह्यूमन का बात करें तो मेल में से 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है, फीमेल में से 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कुल मिला के 46, इसलिए 23 पेयर्स। डॉग का बात करो फिर भी वही, मेल डॉग में से 39 पेयर रहेगा, 39 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 39 रहेगा, फीमेल डॉग में से भी 39, तो कुल मिला के 78 मतलब 39 पेयर। सेम जाएगा चिकन में भी, मेल में आएगा 39 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फीमेल में से आएगा 39 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब क्या टोटल 78। वैसे ही सबसे मंकी में भी मेल से आएगा 27 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फीमेल में से आएगा 27 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब टोटल 54 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसलिए 27 पेयर्स बोला जाता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है, ठीक है। इसीलिए इस क्रोमोसोम्स को बोला जाता है होमोलॉगस पेयर, इसको बोला जाता है होमोलॉगस पेयर्स, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो ह्यूमन में हो, प्लांट में हो, एनिमल्स में हो, हमेशा पेयर में रहेगा, ठीक है। इसलिए क्रोमोसोम्स को बोला जाता है क्या, होमोलॉगस पेयर। और ये जो हर एक पेयर है ना, जो मेल में से आता है, फीमेल में से आता है, हर एक में, जैसे ह्यूमन्स में है, डॉग में है, चिकन में है, मंकी में है, अदर एनिमल्स में है, प्लांट्स में है, जो मेल से क्रोमोसोम्स आ रहा है, फीमेल में से क्रोमोसोम्स आ रहा है, वो क्रोमोसोम्स क्या रहेगा, सिमिलर होगा, मतलब उसका साइज, उसका शेप क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। मतलब साइज सेम होगा, जो मेल में से जो क्रोमोसोम्स आ रहा है वो जैसा दिखेगा, जैसा शेप होगा, जैसा साइज होगा, फीमेल में से जो क्रोमोसोम्स आ रहा है उसका भी सेम। मतलब क्रोमोसोम्स क्या होगा, दे आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, इसलिए क्रोमोसोम्स को बोला जाता है होमोलॉगस पेयर्स। तुम लोग का बुक में देखना ये दिया हुआ है, क्रोमोसोम्स इन होमोलॉगस पेयर्स, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोला जाता है, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मतलब क्या, जो क्रोमोसोम एक आएगा तुम्हारा मेल में से, एक आएगा फीमेल में से, मतलब क्या हुआ, दो हो गया तो एक पेयर हो गया, इस पेयर को बोला जाता है होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम्स को। क्योंकि जो मेल में से क्रोमोसोम तुम्हें मिलेगा और फीमेल में से जो क्रोमोसोम मिलेगा वो क्या होगा, दे आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। समझ में आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स ऑलवेज ऑकर इन होमोलॉगस पेयर्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो, अपना बुक ओपन करो, जेनेटिक्स जो चैप्टर है उसका बुक ओपन करो, देखो उसके बाद जो टॉपिक इंक्लूड है सिलेबस में वो है 2 मेन कैटेगरी ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का देखो 2 मेन कैटेगरी आएगा, 2 मेन कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम्स। एक आता है ऑटोसोम्स, दूसरा है 6 क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स, और दूसरा है 6 क्रोमोसोम्स, ठीक है। देखो ऑटोसोम्स क्या है, ऑटोसोम्स मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ऑटोसोम्स मतलब क्या, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा, लेकिन ये ऑटोसोम्स क्या है, जो 6 क्रोमोसोम्स नहीं है, मतलब जो क्रोमोसोम्स 6 में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, जो 6 क्रोमोसोम्स नहीं है उसी को बोला जाता है ऑटोसोम्स। देखना तुम लोग का बुक में दिया हुआ है कि इन फिगर 3.2 यू वुड नोटिस दैट ईच वन ऑफ द क्रोमोसोम पेयर्स नंबर्ड 1 to 22 हैज आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स एंड दीज आर कैटेगराइज्ड एज ऑटोसोम्स। देखो चैप्टर तुम लोग का पेज नंबर ओपन करो, देखो जो दिया हुआ है डायग्राम 1 से लेकर 22 तक, मतलब नंबरिंग देखो क्या हुआ है क्रोमोसोम्स को, वहां से 1 से लेकर जो 22 तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, वो सब ऑटोसोम्स है, क्योंकि ये जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये 6 में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए इसको ऑटोसोम्स बोला जाता है। और जो क्रोमोसोम्स 6 डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोला जाता है 6 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो 6 क्रोमोसोम्स जनरली 2 कैटेगरी का आता है, एक आता है X, एक आता है Y, मतलब मेल से और फीमेल से। मेल
से एक क्रोमोसोम आएगा, फीमेल पार्ट में से एक क्रोमोसोम आएगा, मतलब एक एक्स होगा एक वाई होगा, ठीक है। एक पार्टनर में से एक्स आएगा, दूसरे पार्टनर में से वाई आएगा, ठीक है। उसको बोला जाता है एक्स क्रोमोसोम्स। ये कंबाइन होगा, कंबाइन होकर क्या हो सकता है, दो एक्स हो सकता है, या तो एक एक्स एक वाई हो सकता है, दोनों ही एक्स हो सकता है, या एक एक्स के साथ एक वाई पेयर अप हो सकता है, क्योंकि पेयर में होता है तो क्रोमोसोम्स हमेशा। तो हो सकता है कि दोनों एक्स हो गया पेयर में, या तो दोनों एक एक्स एक वाई हो गया, वाई वाई नहीं होता है, ठीक है। या तो एक्स एक्स होगा या तो एक्स वाई होगा। तो ये जो एक्स एक्स है ये आएगा फीमेल में, और ये जो एक्स वाई है ये होगा मेल में। समझ में आया? जो एक्स एक्स पेयर होगा वो क्या होगा, फीमेल से आएगा, और जो एक्स वाई पेयर होगा वो आएगा मेल से। समझ में आ रहा है? तो ये होगा तुम्हारा सेक्स क्रोमोसोम्स, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको बोला है तो ऑटोसोम्स, ठीक है। ऑटोसोम्स एक्चुअली कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है? ऑटोसोम्स आर द काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन जनरल बॉडी फीचर्स लाइक कॉम्प्लेक्सेशन, हाइट, सीड कलर, ये सब जनरेट करता है। मतलब ये जो ऑटोसोम्स है ये क्या डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है तुम्हारा बॉडी कॉम्प्लेक्सेशन, ठीक है, स्किन कलर, बॉडी कॉम्प्लेक्सेशन, स्किन कलर, उसके बाद हाइट, ये सब फीचर इंडिकेट करेगा ऑटोसोम्स। इसका सिर्फ यही फंक्शन है, इस क्रोमोसोम से सिर्फ ये सब फंक्शन तुम लोग देख पाओगे। और जो सेक्स क्रोमोसोम है ये बेसिकली इन्वॉल्व है फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो दो तरीके का क्रोमोसोम्स होता है हम लोग का बॉडी में, क्या दोनों तरीके का क्रोमोसोम्स ही रहता है। इनफैक्ट हम लोग का बॉडी में नहीं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, हर एक में रहेगा, दो टाइप का क्रोमोसोम्स ही दिखने को मिलेगा। हम लोग का बॉडी में सिर्फ ये जो 6 क्रोमोसोम्स है ये कितना रहता है? अगर पूछा जाए कि हम लोग का बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 46, मतलब 23 पेयर है ह्यूमन बॉडी में, उनमें से 6 क्रोमोसोम्स कितना है अगर पूछा जाए, तो हम लोग का बॉडी में 6 क्रोमोसोम्स है सिर्फ दो ठो, मतलब क्या 1 पेयर। बाकी जितना भी है वो सब ऑटोसोम्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखो, तो ये क्रोमोसोम्स तो थोड़ा हम लोग पढ़ लिए कि कितना क्रोमोसोम्स रहता है, कौन सा क्रोमोसोम्स का काम क्या है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स द कैरियर्स ऑफ जीन्स, देखो ये जीन्स जो वर्ड ये पहले भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का बॉडी के डिफरेंट फंक्शन के लिए, क्योंकि जो ऑटोसोम्स है वो हाइट, स्किन कलर, बॉडी कॉम्प्लेक्सेशन, इन सब में काम करता है ऑटोसोम्स। और जो सेक्स क्रोमोसोम्स था वो सेक्स डिटर्मिनेशन में काम होता है, क्योंकि जो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये इसको बोला जाता है कैरियर्स ऑफ जीन्स, मतलब जीन कैरी करता है। अब सवाल है ये जीन है क्या? ये जीन है क्या? देखो, जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट्स, मतलब डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट है, क्रोमोसोम्स का एक स्पेसिफिक पार्ट है, क्रोमोसोम्स का ही पार्ट है लेकिन क्रोमोसोम्स का एक स्पेसिफिक पार्ट है जीन। देखो हम लोग का बुक में लिखा हुआ है, जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डीएनए सेगमेंट्स ऑफ अ क्रोमोसोम व्हिच डिटरमाइन द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है कि जो नया स्पीसीज फॉर्मेशन होगा, पेरेंट से जो नया स्पीसीज फॉर्मेशन होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, उसका मेंटल कंडीशन कैसा होगा, हाइट कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बियर करता है, उसको बोला जाता है जीन्स। तो क्रोमोसोम्स का जो पार्ट ये बियर करता है, जिसकी वजह से ये होता है क्रोमोसोम्स का, उस पार्ट को बोला जाता है जीन। तो बेसिकली एक डीएनए का एक पार्ट है, ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए का एक पार्ट है जीन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट्स, जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट्स, ब्रैकेट में लिखना, डीएनए सेगमेंट्स ऑफ अ क्रोमोसोम which determine the hereditary characteristics of a species, या फिर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट्स डीएनए सेगमेंट्स ऑफ अ क्रोमोसोम व्हिच डिटरमाइन द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, ये जीन्स जो वर्ड है इसको मतलब डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने
जिसका नाम है विल्हेल्म जोहानसेन। इन्होंने ये जीन वर्ड को मतलब डिस्क्राइब किए थे। तो साइंटिस्ट का नाम है सर विल्हेल्म जोहानसेन। विल्हेल्म जोहानसेन, डबल एस होगा, ठीक है, JOHANSSEN, विल्हेल्म जोहानसेन। इन्होंने ये जो जीन वर्ड को डिस्क्राइब किए थे। इन्होंने एक साइंटिस्ट था जिनको बोला जाता है जेनेटिसिस्ट मतलब एक ऐसा साइंटिस्ट जो सिर्फ जीन के बारे में रिसर्च करता है, ठीक है। तो इन्होंने ये जीन्स को डिस्क्राइब किए थे। जीन्स के बाद हम लोग आएंगे जेनोम। देखो जेनोम क्या है? जेनोम इज द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए। मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो डीएनए है, डीएनए का फुल कॉम्प्लीमेंट है जेनोम। मतलब डीएनए किससे बना है, डीएनए किस इंग्रेडिएंट से बना होता है, डीएनए के अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है, उसको बोला जाता है जेनोम। मतलब ये जेनोम जो है वो जीन का ही एक पार्ट है। लेकिन जेनोम पर्टिकुलरली हम किसको बोलेंगे? डीएनए किस किस चीज़ से बना होता है, डीएनए के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहता है, उसको बोला जाता है जेनोम। तो जेनोम इज द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग जीन्स एंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, तो इसे यहाँ पे लिखो, जेनोम इज द फुल complement of DNA। genome is the full complement of DNA, ब्रैकेट में लिखना इंक्लूडिंग ऑल जीन्स एंड द इंग्रेडिएंट, या फिर एंड द इंटरजेनिक लिखो, इंग्रेडिएंट नहीं, एंड द इंटरजेनिक रीजियंस मतलब ही इंग्रेडिएंट, ठीक है। Genome is the full complement of DNA including all genes and the intergenic regions of an organism। इसको बोला जाता है जीनोम, ठीक है। तो जीन्स हो गया, जेनोम हो गया, ठीक है। मतलब ये जीन्स किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है? जीन्स रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जो पेरेंट्स से जो चाइल्ड आएगा, तो जन्म लेगा, वो सन होगा या डॉटर होगा, मतलब लड़का होगा या लड़की होगा, वो तो डिपेंड करता है तुम्हारा क्या है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, है ना। तो इसके लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो है जीन, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर ही रहता है, तो क्रोमोसोम्स ही मेन पार्टिसिपेट करता है। लेकिन क्रोमोसोम्स का कौन सा पार्ट करता है? जीन्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स का एक पार्ट क्या है? जीन है, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट है जो डिटरमाइन करता है कि हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्रोमोसोम्स का उसी पार्ट को हम लोग जीन बोलेंगे। तो बेसिकली क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन क्रोमोसोम्स का जो मेन पार्ट है जीन, वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट देखो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जगह जेनेटिक्स, क्योंकि ये जेनेटिक्स जो चैप्टर है स्पेसिफिकली जीन्स और ये क्रोमोसोम्स के बारे में ही है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखो पढ़ेंगे जीन्स एंड देयर एलील्स। जीन्स एंड देयर एलील्स, देखो तुम लोग के बुक में क्या दिया है। नॉर्मली एवरी जीन हैज़ 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर अ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट। एक जीन का या फिर हर एक जीन का 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। मतलब एक कैरेक्टर क्रिएट करने में एक जीन का हमेशा क्या 2 अल्टरनेटिव फॉर्म रहता है, क्योंकि 2 तरीके का क्रोमोसोम्स प्रेजेंट था, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। तो नॉर्मली एक जीन का 2 अल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इस अल्टरनेटिव फॉर्म को ही बोला जाता है एलील्स। मतलब जीन्स का जो अल्टरनेटिव फॉर्म रहेगा, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म रहता है हर एक जीन्स का, क्योंकि क्रोमोसोम्स क्या रहता है, 2 तरीके का क्रोमोसोम्स होता है ना, एक ऑटोसोम्स होता है और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। इसलिए जीन्स का 2 अल्टरनेटिव फॉर्म रहेगा, क्योंकि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स का ही पार्ट है। तो हर एक जीन का 2 अल्टरनेटिव फॉर्म रहता है एक कैरेक्टर को डिफाइन करने में। इस 2 अल्टरनेटिव फॉर्म को बोला जाता है ये एलील्स, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मली एवरी जीन हैज 2 alternative forms for a character producing different effects. These alternative forms are called alleles.
these alternative forms are called एलिस। इस ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को एलिस बोला जाता है। इस ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को क्या बोला जाता है? एलिस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखना बुक में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन द कैरेक्टर ऑफ टंग रोलिंग प्रोजेक्टिंग द टंग आउट एंड द माउथ इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन कैन रोल द टंग एंड वन कैन नॉट। देखो तुम्हारा अगर बुक ओपन करो नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बुक में देखो दिया हुआ है, दो पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये हम लोग जब अपना टंग को रोल करते हैं ना मुंह के अंदर, तो दो तरीके से तुम रोल कर सकते हो। देखो दो तरीके का टंग रोलिंग पॉसिबल है। एक देखो वो जो लड़का वाला फिगर दिया हुआ है उसने उसका टंग देखो वो एक तरीके से रोल किया हुआ है अपना टंग को, ठीक है। और जो लड़की है उसने एक तरीके से अपना टंग को रोल किया हुआ है। मतलब दोनों के अंदर ही दोनों में ही टंग है, लेकिन रोल तुम डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। तो ये क्या है? ये एलिज है। मतलब क्या? कैरेक्टर्स अलग अलग है, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। टंग को दो तरीके से हम लोग रोल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किसका कैरेक्टर कैसा है रोल करने का। अगर तुम एक तरीके से रोल करोगे, तुम्हारा दूसरा अगर जो फैमिलियर है, फ्रेंड है या कोई भी है, वो अलग तरीके से रोल कर सकता है। मतलब दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्यों दो पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जीन्स का क्या दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म रहता है एक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने में, इसीलिए। तो सिर्फ ये टंग का नहीं, हर एक का। अगर तुम हर एक ऑर्गन का बात करो तो हर एक ऑर्गन में तुम देखोगे क्योंकि वहां पे एक पॉसिबिलिटी नहीं होता है, हमेशा एक से ज्यादा होगा, दो पॉसिबिलिटी होगा। क्योंकि जीन्स का दो कैरेक्टर होता है एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में, जिसको एलिस बोला जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या है? एलिस है, ठीक है। तो ये टंग रोलिंग हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर एलिस का बात करें तो एलिस दो तरीके का होता है, एक आता है डोमिनेंट, एक आता है रिसेसिव। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डोमिनेंट एलिस एंड रिसेसिव एलिस। डोमिनेंट एलिस क्या है और रिसेसिव एलिस क्या है? देखो, आउट ऑफ द टू एलिस ऑफ अ जीन, एक जीन में दो एलिस रहता है क्योंकि एक जीन का दो कैरेक्टर होता है, अभी भी पढ़े तो दो एलिस रहेगा एक जीन में, हर एक जीन में, ठीक है। तो वन ऑफ द टू एलिस ऑफ अ जीन, वन इज डोमिनेंट मतलब सुपरक्यूली एंड द अदर इज रिसेसिव दैट इज सबऑर्डिनेट और सबमिसिव। मतलब एक जो एली रहेगा जीन में वो डोमिनेंट होगा, जिसका दूसरा नाम क्या है? सुपर रूलिंग। मतलब वही रूल करेगा, वही मेन है, इसलिए उसको डोमिनेंट बोला जाता है, सुपर रूलिंग बोला जाता है। और दूसरा जो है वो रिसेसिव है, वो इतना मतलब एक्टिव नहीं है, उसको बोला जाता है सबऑर्डिनेट और सबमिसिव। तो दो होगा, एक आएगा डोमिनेंट, एक आएगा रिसेसिव। डोमिनेंट का दूसरा नाम क्या बोले? सुपर रूलिंग बोले, क्योंकि वही मेन है इसलिए डोमिनेंट है, सुपर रूलिंग है। और अदर्स जो रहेगा वो रिसेसिव रहेगा, वो इतना मतलब एक्टिव नहीं होगा, इसलिए उसको बोला जाता है सबऑर्डिनेटिव और सबमिसिव, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस अगेन टेक द सेम एग्जाम्पल ऑफ टंग रोलिंग। देखो टंग रोलिंग जो पहले बताया उसका एग्जाम्पल और एक बार लो, क्या लिखा हुआ है? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन रोल देयर टंग इनटू अ ट्यूब प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द माउथ। मतलब ट्यूब की तरह अपना टंग को तुम रोल कर सकते हो और मुंह से थोड़ा बाहर निकालोगे। तो ये एक टाइप पॉसिबिलिटी है टंग रोल करने का, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल यही करता है। अच्छा, ट्राई वेदर यू कैन डू इट, आस्क योर क्लासमेट्स टू ट्राई द सेम, मोस्ट ऑफ देम कैन डू इट बट अ फ्यू मेनी नॉट। मतलब अगर तुम पूछोगे कि अपने दोस्तों को कि ऐसे अपना टंग रोल करके दिखाओ ट्यूब की तरह, थोड़ा सा मुंह से बाहर निकल के रहेगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर सकता है, लेकिन कोई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनका जीन्स का जो कैरेक्टर है वो अलग है। क्योंकि जीन्स में तो दो तरीके का एलीज होता है, तो एक तरीका का एली वो टंग को रोल कर सकेगा, ठीक है, और दूसरा तरीका का जो एली रहेगा, कैरेक्टर रहेगा, वो नहीं कर सकेगा। मतलब दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। Thus every individual has a pair of this gene। हर एक में क्या रहेगा? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पेयर ऑफ जीन मौजूद रहता है। इट इज अ रूल इन जेनेटिक्स टू रिप्रेजेंट द डोमिनेंट जीन बाय अ कैपिटल लेटर, सो हेयर आर फॉर द टंग रोलिंग एंड द रिसेसिव जीन बाय द सेम बट स्मॉल लेटर आर। मतलब क्या? डोमिनेंट एलीज को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो रिसेसिव एलीज है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, मतलब जो टंग रोल कर पाएगा उसका जो एलीज है वो डोमिनेंट है, इसलिए कर सक रहा है। मतलब उसमें क्या रहेगा? कैपिटल आर रहेगा जीन का टाइप। समझ में आ रहा है? और जो नहीं कर पाएगा उसमें एलीज क्या है? रिसेसिव एली है, तो उसका जो जीन्स है, जो एली है, वो स्मॉल आर होगा, ठीक है। अच्छा, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, thus a recessive gene is one which in the presence of the contrasting dominant gene is not expressed। मतलब क्या? रिसेसिव एली हम किसको बोलेंगे? जो सबऑर्डिनेट है, जो इतना एक्टिव नहीं है,
मतलब डोमिनेंट जो एली है वही मेन है, जो रिसेसिव एली है अदर टाइप का जो एली है वो इतना मतलब एक्सप्रेसिव नहीं है, इतना एक्टिव नहीं है, उसी को हम लोग रिसेसिव एली बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग एलीज क्या पढ़े, एलीज क्या है, जीन का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। हम लोग एलीज क्या पढ़े कि एलीज क्या है, जीन का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन ऑक्युपाइंग द सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ये एलीज रहेगा, क्योंकि एली किसका पार्ट है, जीन का पार्ट है, और जीन किसका पार्ट है, क्रोमोसोम का पार्ट है। तो क्रोमोसोम में क्या रहता है, एक पार्ट जीन रहता है, जीन का एक पार्ट क्या रहेगा, एलीज रहेगा। तो एलीज कितना टाइप का होगा, दो तरीके का, क्योंकि एक जीन में दो तरीके का एली होता है, एक आता है डोमिनेंट, दूसरा आता है रिसेसिव। डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट जो है वो सुपर रूलिंग, मतलब वही मेन एलीज है तुम्हारा, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होता है। और जो एक रिसेसिव है वो डोमिनेंट इतना नहीं है, वो उतना एक्टिव नहीं है, इसलिए उसको रिसेसिव एली बोला जाता है। तो बेसिकली एलीज क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो होमोलोगस क्रोमोसोम में रहेगा एज अ पेयर। समझ में आ रहा है। और इसका इफेक्ट क्या होगा, द एलीज इफेक्ट द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बट इन डिफरेंट वे। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही क्या ये अपने इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन अलग अलग वे से। इसलिए कोई अपना टंग रोल कर सकता है ट्यूब की तरह, कोई नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एलीज, वेरिएशन ऑफ एलीज। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेना इसको। अच्छा, अगर हम डिटेल्स में अगर बात करें कि डोमिनेंट एली क्या है और रिसेसिव एली क्या है, ये तो थोड़ा हम बोल दिए कि डोमिनेंट एली किसको हम लोग बोलेंगे और रिसेसिव एली किसको बोलेंगे। देखो तुम लोग का बुक में दिया हुआ है डोमिनेंट एली क्या है, रिसेसिव एली क्या है। डोमिनेंट एली मतलब द काइंड ऑफ एलील व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर एली। मतलब क्या, डोमिनेंट एलीज हम उसको ही बोलेंगे जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स खुद दिखाएगा। मतलब और एक जो एली प्रेजेंट है, रिसेसिव एली प्रेजेंट है, उससे इसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ इफेक्ट नहीं आएगा डोमिनेंट एली का, क्योंकि ये खुद ही शेयर है, मतलब खुद ही अपना जगह शेयर है। समझ में आ रहा है कि डोमिनेंट एली अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, इसके साथ और एक तो जो एली प्रेजेंट है इसका इफेक्ट इसके ऊपर कुछ आएगा नहीं, इसलिए इसको डोमिनेंट बोला जाता है। मतलब डोमिनेंट एली हम किसको बोलेंगे, द काइंड ऑफ एलील व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर एली। और एक तो जो एली है प्रेजेंट है उसके साथ, इसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, इसको बोला जाता है डोमिनेंट एली। एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, द डोमिनेंट एलील फॉर अ हाइट इन अ गार्डन पी इज टॉल। मतलब क्या, पी मतलब क्या, जो पी प्लांट है, पी प्लांट कितना होता है, बहुत लंबा होता है ना। देखना जितना भी प्लांट वगैरह है, पी प्लांट क्या है, बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, बहुत जल्दी बढ़ता है पी प्लांट, और बहुत ही लंबा होता है गार्डन में। अगर बहुत तुम प्लांट्स उगाओगे तो देखो कि पी प्लांट अगर उसमें से है तो पी प्लांट बहुत जल्दी बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एली। मतलब क्या, डोमिनेंट एली मेनली हाइट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन अदर प्लांट जो है उनके अंदर भी, जीन्स के अंदर भी एलील है, लेकिन वो उतना डोमिनेंट नहीं है जैसा कि पी है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डोमिनेंट एली। अच्छा, उसके बाद अगर बोलेंगे हम रिसेसिव एली का बात करेंगे कि रिसेसिव एली क्या है। देखो रिसेसिव एली का अगर बात करेंगे तो रिसेसिव एली मतलब क्या, ये इसको क्या, ये रिसेसिव एली का दूसरा नाम क्या था, सबऑर्डिनेटिव एलील या सबमिसिव एलील। मतलब क्या, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब रिसेसिव एली की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को मिलेगा, दिखेगा, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। डोमिनेंट एलील क्या करेगा, इसको रिसेसिव एली को सप्रेस कर देगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उतना खुल के बाहर नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। समझ में आ रहा है। मतलब रिसेसिव एली क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ एलील हुज एक्सप्रेशन इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट एलील फॉर अ गिवन जीन। मतलब एक जीन के लिए डोमिनेंट एलील का जो इफेक्ट है उसके वजह से रिसेसिव एलील का जो इफेक्ट है वो सप्रेस हो जाएगा। मतलब डोमिनेंट एलील क्या करेगा, रिसेसिव एलील का सप्रेस कर देगा, इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स आना चाहिए वो उतना खुल के बाहर नहीं आएगा, इसलिए इसको रिसेसिव या सबऑर्डिनेटिव बोला जाता है। समझ में आ रहा है। A recessive allele can only express itself in presence of the same recessive allele। मतलब क्या, रिसेसिव एली कब एक्सप्रेस कर पाएगा, दूसरा अगर रिसेसिव एली है उसका प्रेजेंस में और एक रिसेसिव एली अपना जो एक्सप्रेशन है वो खुल के बाहर लेके आ पाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब अगर दो रिसेसिव एली मौजूद है तो दो रिसेसिव एली अगर, मतलब मान लो एक जीन में अगर दो रिसेसिव एली अगर मौजूद रहता है तो दोनों रिसेसिव एली क्या करेगा, सेम टाइप का एलील है, अब दोनों रिसेसिव एली की वजह से क्या, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर निकल के आएगा। लेकिन जब एक डोमिनेंट एली और एक रिसेसिव एली रहेगा तो डोमिनेंट एली क्या करेगा, रिसेसिव एली का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको सप्रेस कर देगा, उसको खुल के बाहर आने नहीं देगा। ये रिसेसिव एली के वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो खुल के बाहर तभी आएगा अगर दूसरा कोई रिसेसिव एली मौजूद है तो उसके प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि द रिसेसिव एलील फॉर द हाइट इन अ गार्डन पी इज ड्वार्फ। मतलब क्या,
हम अभी भी क्या बोले डोमिनेंट एलील में कि अगर तुम गार्डन में बहुत सारा पेड़ उगाओगे तो उनमें से अगर पी प्लांट है तो पी प्लांट बहुत जल्दी उगेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। मतलब वहाँ पे डोमिनेंट एलील क्या है, बहुत प्रोमिनेंट है। और रिसेसिव एलील क्या होगा, उतना प्रोमिनेंट नहीं है। रिसेसिव एलील क्या होगा, एकदम ड्वार्फ होगा। मतलब तुम्हें लगेगा कि रिसेसिव एलील है ही नहीं, क्योंकि डोमिनेंट एलील की वजह से क्या पी प्लांट बहुत ही हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो तुम्हें लगेगा कि रिसेसिव एलील है ही नहीं, क्योंकि उसके वजह से कोई कैरेक्टरिस्टिक मुझे दिखेगा नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, रिसेसिव एलील भी है, लेकिन उसके क्योंकि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है इसलिए रिसेसिव एलील उतना खुल के बाहर नहीं आ पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये होगा तुम्हारा 2 टाइप का एलील। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। देखो द 3 सिचुएशंस, क्या लिखा हुआ है बुक में, देखो लिखा हुआ है द 3 सिचुएशंस पर्टेनिंग टू एनी पेयर ऑफ जीन्स एज फॉर एग्जाम्पल इन टंग रोलिंग कैन बी एज फॉलोज। मतलब क्या, कोई भी सिचुएशन के लिए, मतलब जीन्स में कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, जैसे हम लोग टंग रोलिंग का एग्जाम्पल अभी भी पढ़े, वैसा कुछ भी हो, जीन्स का कोई भी सिचुएशन हो, तो उसको सिचुएशन को तीनों तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बोल सकता है डोमिनेंट, मतलब दोनों ही डोमिनेंट अगर है तो हो सकता है। एक हो सकता है एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, ठीक है। दूसरा हो सकता है दोनों ही रिसेसिव है, ठीक है। तो अगर टंग रोलिंग का हम एग्जाम्पल सोचे तो उसके लिए अगर एग्जाम्पल सोचे तो क्या होगा, देखो जो डोमिनेंट एलील था उसको हम लोग क्या बोले थे, कैपिटल आर बोले थे। जो रिसेसिव एलील था उसको स्मॉल आर बोले थे, ठीक है। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ही तुम्हारा डोमिनेंट है, मतलब दोनों आर आर हो सकता है। यहाँ पे क्या, दोनों ही डोमिनेंट है। अगर दोनों डोमिनेंट है तो तुम अपना टंग रोल कर सकते हो ट्यूब की तरह, टंग रोलर पॉसिबल है क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट एलील है। डोमिनेंट एलील के वजह से तुम कर सकते हो, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, और एक पॉसिबिलिटी है कि एक तो डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, मतलब कैपिटल आर जो है वो क्या है डोमिनेंट, स्मॉल आर वो रिसेसिव था, तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। अभी भी तुम टंग को रोलर कर सकते हो, मतलब जो टंग है उसको ट्यूब की तरह रोल कर सकते हो क्योंकि एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है इसकी वजह से, ठीक है। और जो रिसेसिव एलील है उसका तो कोई फंक्शन दिखेगा नहीं तुमको क्योंकि एक डोमिनेंट एलील है। डोमिनेंट एलील क्या करेगा, रिसेसिव एलील को सप्रेस कर देगा, इसलिए तुम टंग रोल कर सकते हो। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, दोनों जो है दोनों ही रिसेसिव एलील है, तब क्या है, तब तुम टंग को रोल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई डोमिनेंट एलील है नहीं। अगर डोमिनेंट एलील नहीं है, दोनों ही रिसेसिव एलील है, तो अब रिसेसिव एलील क्या करेगा, अपना जो इफेक्ट है वो दिखाएगा, क्योंकि रिसेसिव एलील अपना इफेक्ट तभी दिखा सकता है अगर दोनों रिसेसिव सेल मौजूद है। तो एक डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में वो नहीं दिखा सकता क्योंकि एक डोमिनेंट एलील है इसलिए नहीं दिखा सकता है। यह भी थोड़ा देर हम पहले बताएं। तभी इसके केस में क्या है, जब 2 रिसेसिव एलील मौजूद रहेगा तब तुम टंग को रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो रोलर इज पॉसिबल, या फिर नॉन रोलर लिख दोगे। तो तीनों तरीके का केस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है, यू कैन सी फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट द टंग रोलर्स हैव 2 काइंड ऑफ जेनेटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। 2 तरीके का जेनेटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें देखने को मिलेगा। एक आएगा कैपिटल आर आर, मतलब दोनों ही अगर डोमिनेंट है तो। एक आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब क्या, दोनों ही एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। और तीसरा वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों रिसेसिव, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम, इसलिए इसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे। बहुत ही कम देखने को मिलता है लेकिन बहुत ही कम, ठीक है। अच्छा, whereas नॉन रोलर्स हैव ओनली 1 जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर नॉन रोलर है वो सिर्फ एक तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा जो कि स्मॉल आर आर है। मतलब ये जो है ये दोनों रोलर के लिए पॉसिबल है, 2 जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर टंग रोल कर सकते हैं उसके वजह से एक दोनों डोमिनेंट या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। और जो नॉन रोलर है उसके लिए सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक दोनों ही रिसेसिव। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ से हम लोगों का क्या, जो 2 तरीके का जेनोटाइप हम लोग को देखने को मिलेगा, हम लोग देख लिए। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस आर कॉल्ड जेनोटाइप एंड द एक्सप्रेस्ड शोन कैरेक्टर इज कॉल्ड फेनोटाइप। तो जेनोटाइप क्या है, ये जो जीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़े ना, तीनों टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, जीन का तीनों टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। तो जीन का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हम लोग जीन को एक्सप्रेस करते हैं, उस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है जेनोटाइप। मतलब जेनोटाइप मेनली क्या है, जीन का कॉन्स्टिट्यूशन है, जीन का कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इसको बोला जाता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, कि कितना कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या तीनों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल था। तो अगर हम जीनोटाइप का बात करें तो यहाँ पे कितना जीनोटाइप है, 3 जीनोटाइप है, दोनों डोमिनेंट एक रिसेसिव और 2 रिसेसिव। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कितना है, 3 है, मतलब जीनोटाइप 3 होगा। तो जेनोटाइप बेसिकली क्या है, इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, ठीक है। अच्छा, उसका फेनोटाइप क्या रहेगा, फेनोटाइप मतलब क्या, कैसे इस जीन के वजह से कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया जाता है,
जीन्स की वजह से कैसे कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस किया जाता है उसको बोला जाता है फेनोटाइप। तो बेसिकली फेनोटाइप क्या है? एक्सप्रेस्ड शोन कैरेक्टर, एक्सप्रेस्ड शोन कैरेक्टर, कैसे कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया जाता है उसको बोला जाता है फेनोटाइप। ठीक है, अच्छा, दास फॉर द फेनोटाइप फॉर टंग रोलर देयर आर 2 जेनोटाइप्स। मतलब क्या? देखो, फेनोटाइप मतलब क्या है? जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो कैरेक्टर क्या है? देखो, टंग रोलर जो टंग रोल कर सकता है वो कैरेक्टर है, और जो टंग रोल नहीं कर सकता है वो अलग कैरेक्टर है। तो कितना कैरेक्टर पॉसिबल हुआ फेनोटाइप की वजह से? 2 कैरेक्टर पॉसिबल हुआ, एक जो टंग रोल कर सकता है और दूसरा जो टंग रोल नहीं कर सकता है। तो 2 कैरेक्टर पॉसिबल हुआ फेनोटाइप में। ठीक है, इस 2 कैरेक्टर को बोला जाता है होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। क्या बोले? 2 कैरेक्टर को क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरे को बोलेंगे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, अब ये होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है? देखो, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है? दैट हैज सिमिलर पेयर। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट उसको बोलेंगे अगर सिमिलर पेयर रहेगा, दोनों ही सेम टाइप का पेयर रहेगा। तो देखो, दोनों सेम टाइप का पेयर क्या है? ये वाला है, सिर्फ दोनों ही डोमिनेंट है, ये सेम टाइप का पेयर है। ठीक है, आर, क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब क्या? ये जीनोटाइप का पार्ट है। मतलब ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट हम पढ़े ना और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट पढ़े, किसके वजह से होता है? फेनोटाइप के वजह से होता है। लेकिन ये पार्ट किसका है? जीनोटाइप का पार्ट है, क्योंकि जीन का कॉन्स्टिट्यूशन है। किसमें डोमिनेंट रहेगा, किसमें रिसेसिव रहेगा, किसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव रहेगा, वो किसका पार्ट है? जीनोटाइप का पार्ट है। इसलिए होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस किसका पार्ट होगा? जीनोटाइप का पार्ट होगा। ठीक है, और जीनोटाइप में क्या है तुम्हारा? सिमिलर कैरेक्टर किसमें रहेगा? आर में रहेगा। इस आर को इस वाले को हम लोग सिमिलर नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें क्या नॉन रोलर है, इसमें पॉसिबल नहीं है टंग को रोल करना। तो पॉसिबल किसमें है? सिर्फ इसमें है और इसमें है। तो इन दोनों में से सिमिलर कौन है? ये वाला है। इसलिए होमोजाइगस क्या बोलेंगे? कैपिटल आर रहेगा, जो दोनों ही डोमिनेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेटेरोजाइगस क्या है? अगर हेटेरोजाइगस का बात कर, हेटेरोजाइगस मतलब क्या? 2 अगर सिमिलर नहीं है तो मतलब कौन सा वाला होगा? ये होगा, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। ठीक है, अच्छा, और अगर नॉन रोलर का बात करें, नॉन रोलर का बात करें तो नॉन रोलर जीनोटाइप में क्या? सिर्फ एक तो ही पेयर तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, वो होगा ये वाला। इसको बोला जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव पेयर, रिसेसिव पेयर। ठीक है, क्योंकि दोनों ही रिसेसिव है इसीलिए। और इन दोनों को क्या बोलेंगे? होमोजाइगस जीनोटाइप, होमोजाइगस डोमिनेंट पेयर, क्योंकि इसमें टंग रोलर पॉसिबल है। ये जो पड़े कैपिटल आर आर, ये कैपिटल आर आर, ये क्या है? ये वाला होमोजाइगस है, ये वाला हेटेरोजाइगस है। और दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट पेयर, क्योंकि इसमें देखो डोमिनेंट जो एलील है वो है, और इनमें क्या है? आर में ये होमोजाइगस रिसेसिव पेयर है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, इसलिए होमोजाइगस रिसेसिव पेयर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग जीनोटाइप फेनोटाइप को भी समझ लिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम लोग बहुत टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, मेन जो टॉपिक है जेनेटिक्स का वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट है, जो मेन है जेनेटिक्स का, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल, उनका एक्सपेरिमेंट जो है, उनका जो थीसिस है, रिसर्च वर्क है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद म्यूटेशन भी एक टॉपिक है तुम लोग का, वही लास्ट टॉपिक है इसका, तो पढ़ के खत्म करेंगे ये वाला। ठीक है, थैंक यू।